तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट का सेकेंड वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी आइबेरिया तक। तो आइबेरिया क्या है? आइबेरिया स्पेन और पोर्तुगल इन दोनों को एक साथ मिला करके जो लैंड मास बनेगा उसको बोलते हैं आइबेरिया। इसके बाद हमें बात करनी थी बाल्कन स्टेट्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि यूरोप के इस पार्ट में ये वाला जो पार्ट है ये रहा ब्लैक सी। तो आप ब्लैक सी से समझ सकते हैं कि हम किस पार्ट की बात कर रहे हैं। ये इटली है, ठीक है, और ये यहाँ पास मेडिटेरेनियन सी है ये, ठीक। तो ये वाला जो हिस्सा है जितने को आप देख रहे हैं, इस पार्ट को ही, इस पार्ट में जो कंट्रीज आती हैं इनको बाल्कन कंट्रीज कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बाल्कन माउंटेन था। और अब प्रेजेंट टाइम में एक किसी भी बड़े स्टेट को या किसी बड़ी कंट्री को जब वो टूट जाती है तो उसके लिए एक नेम दे दिया जाता है, बाल्कनाइजेशन, ठीक है। तो बाल्कन माउंटेन है, बाल्कन माउंटेन के पास बहुत सारी कंट्रीज हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुकी हैं, और अब उनके इस प्रोसेस की वजह से अब एक वर्ड ही बन गया है बाल्कनाइजेशन। जब हम कहते हैं बाल्कनाइजेशन तो इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना। अब कौन कौन सी कंट्रीज हैं उनको देख लेते हैं, और ये देख लेते हैं कि इन कंट्रीज के आसपास कौन कौन से सी हैं, ठीक है। तो देखिए, नॉर्मली आपको ये पता रहता है कि मेडिटेरेनियन सी कहाँ है, तो यहाँ नीचे इधर अपना अफ्रीका होगा, और अफ्रीका के ऊपर नॉर्थ साइड यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। और उसके बाद यहाँ पास ब्लैक सी है। अब बीच वाले जो सी हैं इनकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये रहा अपना इटली, ठीक, ये इटली है। अब इटली, ये भी जो आइलैंड है ये भी इटली का ही है। तो इटली के इस तरफ वाला जो पार्ट है ये वाला, ये, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टिरेनियन सी। ये कौन सा सी है? टिरेनियन सी। और इस तरफ वाला राइट साइड वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं आयोनियन सी। टिरेनियन सी, आयोनियन सी, ठीक। ये हो गया टिरेनियन सी और ये हो गया आयोनियन सी। चलिए भाई, फिर इसके बाद ये इटली का ये इतना हिस्सा इटली है, ठीक है ना। अब इटली और बाल्कन स्टेट्स, ये जो हमने बना दिया, ये येलो कलर से बना देता हूं मैं, ये येलो कलर से लाइन बना दिया। ये क्या है? ये बॉर्डर है बाल्कन स्टेट्स का, ठीक है। और ये इटली का हो गया। इन दोनों के बीच में जो यहाँ सी है इसको क्या बोलते हैं? एड्रियाटिक सी, ठीक है भाई, एड्रियाटिक सी। तो टेरेनियन सी हो गया, आयोनियन सी हो गया, एड्रियाटिक सी हो गया। आप अपना माइक किसी का ऑन है इसको बंद कर दें, म्यूट कर दें। हाँ, तो दो तीन हो गए, एड्रियाटिक सी, टेरेनियन सी, आयोनियन सी। इसके बाद यहां देखिए, ये रहा ग्रीस, ये है अपना ग्रीस, ठीक है भाई। और ग्रीस के बगल में ये रहा टर्की का वो पार्ट जो कि यूरोप में आता है। ये टर्की का वो पार्ट है जो यूरोप में आता है, और ये टर्की का वो पार्ट है जो एशिया में आता है। तो ग्रीस और टर्की के बीच में जो सी है इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे एजियन सी। कौन सा सी है? एजियन सी, ठीक। तो हमने यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए, और अगर आपको दिख पा रहा हो, टर्की जो दोनों, यूरोप वाला टर्की और एशिया वाला टर्की, दोनों के बीच में यहाँ पे मारमारा सी है। कौन सा सी है? मारमारा सी, मारमारा सी। तो ये जितने भी मैंने सी बताए, हम इनको दोबारा से जब मैं स्ट्रेट्स की बात करूंगा, है ना, उस टाइम पे मैं दोबारा से इस मैप को बताऊंगा कि कौन से सी कहां से कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अभी हम किसकी बात करने वाले हैं? अभी हम बाल्कन स्टेट्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने तो बस अभी जस्ट ये देखा कि यार बाल्कन स्टेट्स के सराउंडिंग में जो सीज हैं उनका नाम क्या है। तो एक हमने देखा एजियन सी है, ग्रीस और टर्की के बीच में दिख रहा है। फिर एक इटली और ग्रीस के बीच में ये आयोनियन सी हमको दिख रहा है। फिर इसके बाद आयोनियन और इटली के दूसरे साइड टिरेनियन सी है, और इधर एड्रियाटिक सी है, ठीक है। इसकी बात होगी खत्म। अब बात करते हैं जो बाल्कन स्टेट्स हैं, जो बाल्कन स्टेट्स हैं उनकी बात जरा कर लेते हैं। तो मैं जरा इरेज कर दूं इससे बाकी चीजें जो हैं।
ठीक है, अब बात करते हैं। तो देखिए, बाल्कन स्टेट्स में हम छोटा छोटा पेयर बना के बात करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि सीक्वेंस से पहले ले लेते हैं। तो आप देखिए, ये रहा स्लोवानिया। ये क्या है? स्लोवानिया। स्लोवानिया के बाद ये स्लोवानिया। स्लोवानिया के बाद जो नेक्स्ट ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये क्रोएशिया है। क्रोएशिया के बाद फिर आप देख रहे हैं ब्लू कलर से, ये है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर से मोंटेनेग्रो। मोंटेनेग्रो के बाद लाइट लाइट ब्लू कलर है अल्बानिया। तो आप इन, ये कितने हुए टोटल? 5 हो गए। 5 बिल्कुल सीक्वेंस में आ रहे हैं। तो इन 5 को पहले याद किया जाए। क्या 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 बोला मैंने बोला स्लोवानिया, फिर बोला क्रोएशिया, फिर मैंने बोला बोस्निया हर्जेगोविना, उसके बाद मोंटेनेग्रो, मोंटेनेग्रो के बाद अल्बानिया। ठीक है, स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो एंड अल्बानिया। ठीक है, तो ये हो गए 5 एक साथ। चलिए 3 और लेते हैं। कौन कौन से? 4 बल्कि और लेते हैं। एक हो गया हंगरी, इसके बाद सर्बिया, सर्बिया के बाद मैसिडोनिया, मैसिडोनिया के बाद ग्रीस। ठीक है भाई, तो इनको ले लेते हैं। हंगरी बोला मैंने, फिर उसके बाद सर्बिया बोला मैंने, उसके बाद मैसिडोनिया बोला, और उसके बाद ग्रीस बोला। ठीक है, 4 ये हो गए। फिर इसके बाद देखिए, ये रहा रोमानिया, ये रहा बुल्गारिया। तो रोमानिया और बुल्गारिया भी इसके पार्ट हो गए। तो रोमानिया एंड बुल्गारिया, तो ये सारी कंट्रीज मिला करके इनको क्या बोलते हैं? बाल्कन स्टेट्स बोलते हैं। तो ये जो टर्म है बाल्कन स्टेट, बाल्कन स्टेट जो है, इसको हम हिस्टोरिक या कल्चरल या ज्योग्राफिक, 3 तरीके से इसको ये नेम दिया जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कल्चरली कुछ कंट्रीज को ही केवल मानते हैं और किसी कंट्री को नहीं मानते हैं। ज्योग्राफिकली इसी तरह से कुछ कंट्री को मानते हैं, कुछ को नहीं मानते। तो इस तरह से कहने का मतलब, ये जो टर्म है बाल्कन, बाल्कन में क्लियर डिफाइंड नहीं है कि एग्जैक्टली कितनी कंट्री आती हैं। ये बात दिमाग में रख लीजिए आप। मैंने यहाँ पे कुछ कंट्रीज आपको बता दी हैं जो जनरली इंक्लूड की जाती हैं, बट ऐसा कुछ रूल नहीं है ना, ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है कि ये कंट्रीज जो है ये बाल्कन स्टेट्स है। ठीक, चलिए अब इसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहां देखिए, अभी हम कहाँ की बात कर रहे थे? अभी यहां की बात चल रही थी, ये अभी इस रीजन की बात चल रही थी, है ना। इसको हमने खत्म कर लिया। अब यहां देखिए 3 कंट्रीज आपको दिखाई दे रही हैं। ये तो ये जो 3 कंट्रीज आपको दिखाई दे रही हैं, ये कंट्री, यहाँ पे एक सी है जिसका नाम है क्या? बाल्टिक सी। इसका नाम क्या है? बाल्टिक सी, जिसको मैं डॉट डॉट करके दिखा रहा हूं। तो बाल्टिक सी के बगल में ये 3 कंट्रीज हैं, तो इसलिए इन कंट्रीज को बाल्टिक स्टेट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? बाल्टिक स्टेट्स। तो जो बाल्टिक स्टेट्स, उसमें कौन कौन आ रहा है? लिथुआनिया आ रहा है, लाटविया आ रहा है, एस्टोनिया आ रहा है। यही 3 नाम मैंने यहाँ मैप में भी दिखा रखे हैं। ये देखिए, सबसे ऊपर क्या है? आप ऐसे याद रख लें इसको, ELLI। ठीक है, तो ई फॉर एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यहाँ 3 कंट्रीज तो मैंने बताई ही थी आपको। नीदरलैंड हो गया, और उसके बाद बेल्जियम हो गया, और लग्जमबर्ग हो गया। इनको क्या बोला था हमने? लो लैंड कंट्रीज बोला था। ठीक है, और इसके अलावा हमने इधर बोला था नॉर्वे, उसके बाद स्वीडन, और इधर फिनलैंड। और ये क्या था? ये डेनमार्क था। ठीक है, डेनमार्क के बाद ये क्या था? आइसलैंड था। ठीक है, इन सबको एक साथ हमने क्या बोला था? इसको बोला था स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ठीक है, तो हमने काफी पार्ट इसका यूरोप का कवर किया यहाँ पे। अब देखिए, सॉरी, ये वही बाल्कन स्टेट्स है जो अभी हमने ऊपर देखे, और ये रहा हमारा पॉलिटिकल मैप। तो यूरोप का जो पॉलिटिकल मैप है, इसको अगर आप एक साथ करने की कोशिश करोगे नहीं याद होगा। तो क्या करना है? इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। जैसे ये जो 3 कंट्रीज हैं, इनको एक साथ कर लिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ठीक, और ये वाले तो हमने कल अलग से पूरा डिस्कस कर ही लिया था इसके बारे में। ठीक,
अच्छा, 3 कंट्रीज यहाँ पे हो जाए छोटी छोटी, कौन कौन सी? नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया और लग्जमबर्ग हो गया। अभी बताया मैंने, नीदरलैंड है ये बेल्जियम है और ये वाला छोटा सा है, ये लग्जमबर्ग है। ठीक है, और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात हो ही चुकी है। कौन कौन आता है? फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया और आइसलैंड हो गया। ठीक, फिर इसके बाद बाल्कन को हम अलग से ही हमने ऊपर अभी देखा। इधर इधर वाला जो रीजन है ये क्या है? बाल्कन में आ रहा है, इसको हमने अलग से ही देख लिया है। अब जो बड़ी कंट्रीज है उनको एक साथ देख लेते हैं। तो देखिए बड़ी कंट्रीज में कौन है? पोर्चुगल हो गया। ठीक, देखिएगा सीक्वेंस क्या है, पहले पोर्चुगल है, फिर ये देखिए स्पेन है, फिर उसके बाद ग्रीन कलर से आप फ्रांस देख सकते हैं, फिर इसके बाद जर्मनी आप देख सकते हैं येलो कलर से, जर्मनी हो गया। अच्छा, फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्विट्जरलैंड भी छोटा सा है, ये देखिए ये स्विट्जरलैंड हो गया। ठीक है, स्विट्जरलैंड के आगे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया है, गलती से ऑस्ट्रेलिया निकल गया, ऑस्ट्रिया है, ये ऑस्ट्रिया। ठीक है भाई। अच्छा, अभी बड़ी कंट्रीज को एक साथ निपटा दे। पहले जर्मनी के बाद देखिए पोलैंड है, ये लाइट पिंक कलर से पोलैंड, फिर यहाँ लाइट ब्लू कलर से यूक्रेन है। ठीक, और यूक्रेन के ऊपर यहाँ बेलारूस है। तो ये बड़ी कंट्रीज का नाम पहले याद कर लिया जाए, तो फिर बचा ही क्या भाई? ये हमने बड़ी कंट्रीज को इस तरीके से ले लिया, ये बीच में ये जो बड़ी कंट्रीज है इनको एक साथ हमने ले लिया, ऊपर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को ले लिया, फिर 3 यहाँ की हैं जो बाल्टिक स्टेट्स है इनको ले लिया, बाल्कन स्टेट्स इनको ले लिया, तो बचा क्या? सारा हो तो गया फिर। और इधर हमने यूनाइटेड किंगडम की बात कर ही ली थी। तो जो बड़ी कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं फिर से देख लीजिए। पोर्तुगल हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, यूक्रेन हो गया, ऊपर इधर बेलारूस हो गया, और यहाँ पे स्विट्जरलैंड था, स्विट्जरलैंड के बाद ऑस्ट्रिया था। ठीक, तो ये हो गई बात। इस तरीके से आप इस मैप को करेंगे तो आप इसको याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्लाइमेट की। यूरोप का क्लाइमेट जो है इसको हमने इस तरीके से डिवाइड किया है। सबसे पहले पोलर रीजन, यहाँ क्या है हमारा? यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ नॉर्थ पोल है। एक मिनट जरा, तो हम बात कर रहे थे क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट में देखिए ऐसा है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो नॉर्थ वाला पार्ट है, ये कहाँ है? ये पोलर रीजन के पास है। पोलर रीजन के पास होने की वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट होगा ये कैसा होगा? ये टुंड्रा लाइक क्लाइमेट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो विंटर सीजन होगा ऑलमोस्ट थ्रू आउट ईयर बना रहेगा, तो इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है कैसा है? टुंड्रा क्लाइमेट हो गया। फिर इसके बाद हम यहाँ से जैसे साउथ की तरफ जाएंगे तो आप ये देखिए ग्रीन कलर का ये पूरा पार्ट ये दिखाई दे रहा है, ये तो ये कैसा है? ये बोरियल फॉरेस्ट है। ये क्या है? इसको बोलते हैं बोरियल फॉरेस्ट। फिर इसके बाद आप इस तरफ सेमी डेजर्ट एरिया इधर स्टेपी ग्रासलैंड यहाँ मिलता है, और यहाँ ये वाला जो एरिया है यहाँ पे एक आप किस तरफ जा रहे हो? अब आप एशिया की तरफ जा रहे हो, तो एशिया में भी सेंट्रल एशिया की तरफ जा रहे हो, तो वहां जाने पे अब टेम्परेचर थोड़ा सा क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है ये किस टाइप का है? सेमी डेजर्ट हो गया। ठीक, अच्छा, यहाँ क्या है? ये वाला जो जोन आप देख रहे हैं क्या है? ये मेडिटेरेनियन सी है। तो मेडिटेरेनियन सी के पास वाला जो पार्ट है जिसको ऑरेंज कलर से दिखा रखा है, ये पूरा पार्ट, ये कैसा हो गया? ये हो गया मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की खास बात क्या होती है? इसकी खास बात ये होती है कि ये रेनफॉल विंटर में होता है, समर में ना होकर के बारिश जो होगी वो कब होगी? ठंड में होगी। ठीक है, तो ये जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं स्पेशली ग्रेप्स वगैरह, उनके लिए ये काफी अच्छा क्लाइमेट होता है। तो आपको 3 तरह का ये जो क्लाइमेट मैंने बताया। अच्छा, इसके बाद इधर का अटलांटिक ओशियन है, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है ये अटलांटिक क्लाइमेट है, यानी ये कुछ वैसा आप समझ लीजिए कि जो कोस्टल रीजन में रहता है, ना तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा ना बहुत कम रहेगा। तो आपको मेनली 4 टाइप का क्लाइमेट दिमाग पर रखना है। एक तो क्या हो जाएगा? टुंड्रा, इधर टुंड्रा हो गया। इस तरफ यानी कि बिल्कुल नॉर्थ की तरफ देखोगे पूरे यूरोप के, तो कैसा है? टुंड्रा वाला क्लाइमेट हो गया। और एक्सट्रीम साउथ में अगर देखोगे तो मेडिटेरेनियन हो गया। एक्सट्रीम ईस्ट में अगर देखोगे तो सेमी डेजर्ट हो गया। एक्सट्रीम साउथ में देखोगे तो अटलांटिक हो गया। ठीक है, तो हम यूरोप का जो क्लाइमेट है उसको इस तरीके से, इधर टुंड्रा क्लाइमेट, इधर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, इधर सेमी डेजर्ट हो गया,
और इस तरफ अटलांटिक हो गया। इस तरीके से मोटा मोटा अगर अब देखा जाए तो इसको हम 4 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 4 क्लाइमेटिक बेल्ट में हमने डिवाइड कर रखा है। एक तो टेम्परेट क्लाइमेट हो गया सेंट्रल यूरोप का, बीच में जो बचा वो क्या हो गया, वो टेम्परेट वाला हो गया। और कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो कहाँ का है, सेंट्रल ईस्टर्न। यानी कि जो कॉन्टिनेंटल का मतलब क्या होता है, बहुत ठंड बहुत गर्मी। ऐसा कहाँ है, ऐसा इस तरफ है। ये वाला जो रीजन है, येलो वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये कैसा वाला है, कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल टाइप, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कॉन्टिनेंटल। मतलब यहाँ ठंड भी काफी ज्यादा, गर्मी भी काफी ज्यादा। और इसके बाद फिर यानी कि समर वेरी हॉट, विंटर इज एक्सट्रीमली कोल्ड। यहाँ की कहाँ की बात चल रही है, ये कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट की चल रही है। फिर उसके बाद टुंड्रा, टैगा और डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो हमने ये वाला बताया था, बोरियल फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट होंगे यहाँ के। ठीक, तो यानी कि पर्टिकुलर सीजन में अपने लीफ शेड कर देंगे। तो ये पूरा फैले हुए हैं उस तरफ। उसके बाद मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट भी किस तरफ मिल जाएगा, इस तरफ मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम सिंपल तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम रिवर्स की बात कर लेते हैं। रिवर्स की बात कर लेते हैं तो पहले एक बार यहाँ पे देखिए, पहले उन रिवर्स की बात करते हैं जो अटलांटिक ओशियन में जाके अपना जो है तो माउथ वहां पे बना रखा है। तो रिवर जैसे मान लीजिए कि हम इस रिवर की बात करें, टैगस, ठीक है ना, ये टैगस है। इसको थोड़ा मैं क्लियर लिख देता हूं। ये रहा टैगस। अब टैगस का माउथ किधर है, टैगस का माउथ इधर है। यानी नदी जहां जाके गिरती है, जहां से ओरिजिन हो रही है, उसको क्या समझ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं ये तो इसका ओरिजिन हो गया, इसको बोलेंगे ओरिजिन। ठीक है, और जहां जाके टर्मिनेट होगी ये इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। ठीक है, तो जहां जाके टर्मिनेट होगी ये इसका माउथ होता है, ये माउथ है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, अभी हम उन रिवर्स की बात कर लेते हैं जिनका माउथ किधर है, अटलांटिक ओशियन में है। तो देखिए जरा उनमें कौन कौन सी आएंगी। तो उनमें हम एक तो पहला फर्स्ट जो हो गई वो तो टैगस हो ही गई, है ना। अब टैगस के बाद देखिए, टैगस के बाद ये हो गया लोरी रिवर इधर, उसके बाद सीन रिवर, उसके बाद राइन रिवर, उसके बाद एब रिवर, उसके बाद ऑर्डर रिवर, उसके बाद वेस्टुला। फिर से एक बार नाम देखिए, एक तो हो गया टैगस, एक हो गया लरी, एक हो गया सीन, एक हो गया राइन, उसके बाद एब, ELBE, उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद वेस्टुला। अब उन रिवर्स की बात कर लेते हैं जो मेन जो यूरोप का कॉन्टिनेंट है उससे अलग हटके, इधर यूके इधर। तो इधर देखिए, इधर है थेम्स रिवर। कौन सी रिवर, थेम्स, लंदन इसके साइड में है। और उसके बाद हो गया सैनन रिवर, SHANNON, सैनन रिवर। ठीक है, तो ये किधर हो गया, आयरलैंड की तरफ। ठीक, तो ये दो हो गई। अच्छा, अब उन रिवर्स की बात करते हैं। ये ऐसा कह सकते हैं कि ये जो अभी हमने रिवर्स देखी हैं, जिनको मैंने रेड मार्क किया हुआ है, इन सब की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ये वाला है ना। यानी कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट। यानी ये रिवर्स वो है जिनका डायरेक्शन, फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट है। अब उन रिवर्स की बात कर लेते हैं जिनका डायरेक्शन क्या है, साउथ ईस्ट। ठीक है भाई, तो साउथ ईस्ट में ये इसका, जैसे रोन की अगर बात करें तो रोन का साउथ ईस्ट तो नहीं, बट हाँ साउथ की तरफ है ना, ये ऐसे नीचे की तरफ। फिर इसके बाद पो रिवर है। तो पो रिवर जो है, इसको इटली की गंगा बोलते हैं, पो रिवर। तो इसका भी एक तरह से ईस्ट की तरफ हम कह देंगे फ्लो है। फिर अगली है डैन्यूब रिवर। डैन्यूब रिवर, डैन्यूब रिवर वर्ल्ड की वो रिवर है जो मैक्सिमम कंट्री के कैपिटल से होकर के गुजरती है। अभी हम मैप आगे देखने वाले हैं। डैन्यूब रिवर वैसे तो यूरोप की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है डैन्यूब रिवर, ये ना डैन्यूब। इसके अलावा इसकी एक खास बात क्या है, क्योंकि यहाँ बाल्कन कंट्रीज आती हैं। ये रीजन कौन सा है, बाल्कन कंट्रीज वाला है। छोटे छोटे देश हैं यहाँ पे, तो छोटे छोटे देश हैं, तो इस वजह से यहाँ हर कंट्री की कैपिटल से ऑलमोस्ट ये पास करती है। ठीक, तो कौन कौन सी कंट्री की कैपिटल से पास करती है अभी हम देखेंगे। अच्छा, 3 रिवर और देख लीजिए। एक नीपर हो गई, डी साइलेंट है इसमें, नीपर।
और एक है डॉन, डॉन, और एक है वोल्गा। वोल्गा और डॉन को हालांकि जोड़ दिया गया, तो वोल्गा इधर भी कैस्पियन सी में भी जाके माउथ इसका बन रहा है और ब्लैक सी में भी बन जाता है ना, तो ये इधर भी चली गई, इधर भी चली गई। तो वोल्गा जो है, वोल्गा ही लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की। तो जितनी रिवर्स हमने यहाँ देखी हैं, इन सब में से जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सी है यूरोप की? वोल्गा है। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे हम कुछ नेम्स देख लेते हैं। अच्छा, इधर ये वाली जो रिवर है, ये यूरल माउंटेन आप देख सकते हैं, यूरल माउंटेन। तो यूरल माउंटेन से भी इधर एक रिवर ऐसे निकल के, यूरल रिवर उसको बोलते हैं, यूराल पर्वत बोलते हैं इसको, है ना, यूरल या यूराल। तो यूरल या यूराल से, यूरल या यूराल रिवर ओरिजिनेट होगी और ये कैस्पियन सी में जाएगी। तो हाँ, तो वोल्गा जो है, स्टार्ट करते हैं वोल्गा से। वोल्गा क्या है? ये लॉन्गेस्ट रिवर हो गई, है ना, और ये डॉन से कनेक्टेड है, जैसा कि मैंने बताया, डॉन से कनेक्टेड है। उससे कनेक्ट होने के बाद ये ब्लैक सी में भी चली जाती है। ये देखिए, ये रही डॉन रिवर, ये वोल्गा है, आ रही है ऐसे, और यहाँ से डॉन आ रही है। दोनों के बीच में ज्यादा डिस्टेंस है नहीं, तो वोल्गा को डॉन से कनेक्ट कर दिया है, तो कनेक्ट कर दिया तो वोल्गा का भी पानी इधर चला जाएगा। ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद और कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स है? तो वोल्गा और यूरल, वोल्गा और यूरल, इनका तो पानी कहाँ जा रहा है? कैस्पियन सी में। ये रहा कैस्पियन सी, ये इधर कैस्पियन सी है, ये यहाँ जा रहा है। और ब्लैक सी में किसका? ये ब्लैक सी है ना। अब यहाँ कौन कौन जाके समा रही हैं, कौन कौन सी नदियां हैं? तो एक तो भाई डॉन आप देख पा रहे हैं, नीपर देख पा रहे हैं, डैन्यूब भी देख पा रहे हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे नीपर, एक नीस्टर भी है छोटी रिवर, डॉन हो गया, डैन्यूब हो गया। तो ये वो रिवर्स हैं तो आपको इस तरीके से पता होना चाहिए यार, कौन सी रिवर का माउथ ब्लैक सी में ओपन हो रहा है, कौन सी रिवर का माउथ कैस्पियन में। वो तभी आप कर पाओगे जब आपको ये मैप याद हो। तो मैप को जब याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका ये है कि आप ऐसे बनाएं, सिंपलेस्ट तरीके से मैप को बनाएंगे तो याद होगा। जैसे मैं बना रहा हूं, सिंपलेस्ट तरीका क्या है? ये भाई, ये हो गया यूरोप। ठीक, एक मिनट वेट करने के बस। अभी ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि इसको याद करने के लिए आपको सिंपलेस्ट डायग्राम बनाना होगा। एक आपकी कॉपी में ओरिजिनल डायग्राम तो होना ही चाहिए, उसके साथ ये वाला याद दिमाग में जल्दी जाएगा नहीं, ये डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है। अब कौन सा जाएगा मैं बताता हूँ, ये वाला जाएगा जो मैं बना रहा हूँ। ये मैंने बना दिया है यूरोप, ठीक है ना। अब देखिए मैं रिवर्स बना रहा हूँ। ये वाली रिवर मैंने बना दी टैगस, टैगस के बाद फिर मैंने बना दी लहरी, लहरी के बाद में बना दी सीन, सीन के बाद बना दिया राइन, राइन के बाद बना दिया एव, एव के बाद बना दिया ऑर्डर, ऑर्डर के बाद बना दिया वेस्टुला। ठीक है भाई। अब इसमें ये क्या है? टैगस, टैगस के बाद लहरी, लहरी के बाद सीन, सीन के बाद राइन, राइन के बाद एव, एव के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद वेस्टुला। ठीक है, तो ये तो रिवर्स हो गई इस तरफ वाली। अच्छा, फिर अब एक अलग से बनानी है रोन, जो इधर मेडिटेरेनियन सी में जा रही है। ठीक है, रोन, और एक इधर पो, ये रोन हो गई और ये पो हो गई। ठीक है भाई। अब बनाना है डैन्यूब, तो डैन्यूब को इस तरह से कर दिया, ये डैन्यूब है भाई। ठीक है, डैन्यूब के बाद नीपर, थोड़ा दूसरा कलर इसका ले लेते हैं डैन्यूब का, ये अलग कलर से बना दिया। फिर नीपर बना देना है, बना दिए भाई, नीपर भी बना दिए। फिर डॉन बना देना है, चलो डॉन भी बना देते हैं। तो ये नीपर है, डी साइलेंट है इसका, मैं एन लिख देता हूँ, है ना, जिससे याद रहे। और उसके बाद डॉन के लिए तो डी ही लिखेंगे, है ना। तो डैन्यूब हो गया, नीपर हो गया, डॉन हो गया। ठीक है भाई। अब अगली वाली रिवर थोड़ा अलग टाइप की है, उसको हम दूसरे कलर से ले लेते हैं। चलिए उसको ग्रीन से ले लेते हैं। ठीक है, तो अगली वोल्गा है, तो वोल्गा और कहीं ऊपर से यहाँ से आ रही है, और कहाँ जा रही है? यहाँ जा रही है। ठीक है भाई, तो ये कैस्पियन सी में जा रही है। ये वाला मैप जो आपने बनाया, ये वाला, ये याद रहेगा, ये वाला मुश्किल से याद रहेगा, ये आसान है। ठीक है, तो इसको आप पिक्चर बिल्कुल बना सकते हो। तो पहले आप इसको फर्स्ट टाइम ये देखोगे, ये वाला मैप, जब ये क्लियर हो जाएगा तब फिर आप ये वाला बनाओगे। जब ये भी क्लियर हो जाएगा तो आप, आपके दिमाग में मालूम पिक्चर बस क्या रहेगी? ये केवल वर्ड्स।
TLSREOV, ये वो हैं जो किधर साइड की थी, ये नॉर्थ और वेस्ट की तरफ की थी। और बाकी की ये जो रिवर्स हैं ये वाली साउथ ईस्ट की तरफ। अब साउथ ईस्ट में भी तीन कैटेगरी, दो हैं जो कि मेडिटेरेनियन सी में जा रही, तीन हैं जो कि ब्लैक सी में जा रही, और एक है जो कि कहाँ जा रही है, कैस्पियन सी में। तो इस तरीके से ये याद होगा। तो अब देखिए सबसे लास्ट वाला डायग्राम जो दिमाग में रहेगा वो ये रहेगा, TLSREOV, ये तो वो वाली हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद RP एक हो गई, फिर DND ये हो गई, और उसके बाद फिर वोल्गा ये हो गई। तो भाई हमने शुरू कहाँ से किया था, शुरू यहाँ से किया था, खत्म कहाँ किया, यहाँ खत्म किया। ये है जो दिमाग में पिक्चर में बना रहेगा, जो आप एग्जामिनेशन हॉल में आपके दिमाग में रहना चाहिए ये। अब आप इसका कुछ भाई ट्रिक बनाएं आप, तो ही इसको आप याद कर पाएंगे, अदरवाइज भूल जाएगा। तो बना लीजिएगा कुछ आप, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी कुछ लगा लीजिएगा, कौन से वर्ड आपको ज्यादा है ना दिमाग पे स्ट्राइक करते हैं उनको आप जोड़ करके कुछ ऐसा बना लीजिए। पर ये चीज याद रहेगी, है ना, इसमें बिल्कुल ये जिसने ऐसा यहाँ तक जो पहुंच जाएगा उसको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा, है ना। मतलब उसमें कंफ्यूजन कोई हो ही नहीं सकता, उसको पता है कि शुरू की दो हैं जो कि नहीं जाके गिरती हैं ब्लैक सी में, बाद की तीन है जो जाके गिरती हैं, लास्ट वाली नहीं गिरती, लास्ट वाली वोल्गा है, वोल्गा कैस्पियन में जाके गिरेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गई बात। अब आगे बात करते हैं। अगर बात करें इनमें से सबसे ज्यादा बिजी, है ना, सबसे ज्यादा बिजी कौन सा किसका है, कौन सी रिवर है, तो देखिए समझिए बात को। हम कहें कि यार इन सब कंट्रीज में पूरे यूरोप का लीडर कौन है, तो यार पूरे यूरोप का लीडर हम अभी की बात अगर ना करें, 200-300 साल पहले की बात करें, तो दो ही लीडर हुआ करते थे। एक फ्रांस हुआ करता था, एक फ्रांस यहाँ पे कंट्री है फ्रांस, और एक ब्रिटेन हुआ करता था, दो ही हुआ करते थे। तो यार ये ज्यादा जो लीडर हुआ करते तो वहीं से रिलेटेड कोई रिवर होगी, तो राइन रिवर, ठीक है भाई, ये रही राइन रिवर, ये रही यहाँ पास, ये बिजिएस्ट है क्योंकि इनके बीच में काफी जो है ट्रांसपोर्टेशन चलता रहता है। तो राइन रिवर ऐसे आप इसको और कुछ ऐसे दिमाग में बना लीजिए कि राइन रिवर सबसे ज्यादा बिजी है, RR, है ना, ऐसे। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा वो पोर्ट जो कि हाईएस्ट वॉल्यूम कवर करता है ट्रेड के मामले में, तो वो कौन सा है, रोटरडम है, नीदरलैंड में है। तो नीदरलैंड का देखिए बिल्कुल जो लोकेशन है, ये यहाँ पास ये वाला जो लोकेशन है ये नीदरलैंड का है, ठीक है। नीदरलैंड या हॉलैंड भी इसको बोल दिया करते कभी कभी। तो ये इसी रिवर पर लोकेटेड है, किस रिवर पर, राइन रिवर पर, ठीक है। तो R फॉर रिवर, R फॉर राइन, R फॉर रॉटरडैम, ठीक है। तो ये तीन बातें याद रखना है। अच्छा, हम बात कर रहे थे डैन्यू रिवर की। हमने कहा कि ये दुनिया की एक ऐसी अकेली रिवर है जो बहुत सारी कंट्रीज की कैपिटल से पास कर रही है। अब देखिए जरा कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ये सारी बाल्कन कंट्रीज। सबसे पहले देखिए यहाँ ऑस्ट्रिया में आप ले लीजिए वियना, ठीक है भाई। फिर उसके बाद स्लोवाकिया में ले लीजिए आप ब्रैटिस्लावा। फिर उसके बाद ये हंगरी में ले लीजिए बुडापेस्ट सॉरी, है ना। उसके बाद सर्बिया का ले लीजिए आप बेलग्रेड, है ना। फिर उसके बाद रोमानिया का बुखारेस्ट ले लीजिए, बुखारेस्ट साइड में ही है। और उसके बाद यहाँ पास कॉन्स्टेंटेंटा, ठीक है ना, कॉन्स्टेंटा। तो ये यहाँ पास इधर से लेकर के यहाँ तक जितने भी ये सिटीज आप देख रहे हैं, ये डेवलप्ड सिटीज हैं, कहाँ की, यूरोप की। तो भाई ये इसका हो गया पाथ। अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ देखिए कौन कौन सी जहाँ जगह से आपने निकाला है। तो एक तो आपने बुखारेस्ट से निकाला रोमानिया में, ठीक है, ये रहा बुखारेस्ट, नीचे था, ये रहा बुखारेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रैटिस्लावा से निकाला आपने, बेलग्रेड से निकाला आपने, बुडापेस्ट से निकाला, और वियना से निकाला। तो इस तरीके से ये याद रखना है कि डैन्यूब जो है ये जो यूरोप की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, कहाँ कहाँ से पास कर रही है। 5 कौन कौन सी कैपिटल सिटीज हैं उनको हमने देख लिया। चलिए अब बात करते हैं सीन रिवर जो है, सीन रिवर राइन रिवर के बगल में थी ना अभी, ये देखिए ये रही राइन रिवर और ये रही सीन रिवर, ठीक। तो जो सीन रिवर है ये इंग्लिश चैनल
फ्रांस की रिवर है, जो कि कहाँ जाके इसका माउथ कहाँ ओपन होता है, इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल ये जो है इसके बीच का फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में ये जो वाटर बॉडी है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं इंग्लिश चैनल। ठीक है, यहाँ जो वाटर बॉडी है वहीं पे जाकर के ये इसका माउथ ओपन होता है किसका, सीन रिवर का। और ये तो बात बता ही चुके हैं कि जो पो रिवर है उसको क्या बोलते हैं, इटली की गंगा बोलते हैं। अच्छा, अब खास बात क्या है, एक इंटरनेशनल सीड बैंक स्टैब्लिश किया गया, कहाँ, स्वालबर्ड में। स्वालबर्ड आइलैंड कहाँ है, ये नॉर्वे का आइलैंड है। और ये देखिए इसकी लोकेशन, ये हमारा, ये रहा यूरोप का, ये रहा नॉर्वे, ठीक, ये रहा स्वीडन, ये रहा फिनलैंड, और इधर ये ग्रीनलैंड है, और इधर आइसलैंड। ठीक है भाई, तो हम कह रहे थे किधर की बात, स्वालबर्ड देखिए बिल्कुल पोल के पास है, ये रहा, ये जो आइलैंड है यही क्या है, स्वालबर्ड। और ये पोल के पास है क्योंकि टेम्परेचर यहाँ, क्योंकि जहां भी हमें सीड बैंक बनाना है वहां टेम्परेचर बहुत कम चाहिए होता है, तो इसीलिए इसको स्वालबर्ड में बना रखा है कि भाई कभी मान लीजिए फ्यूचर में जरूरत पड़ जाए तो हमको सीड मिल सके। फिर इसके बाद ग्रासलैंड की बात करें तो टेम्परेट ग्रासलैंड पूरा मिलता है हंगरी, रोमानिया और यूक्रेन वाले पार्ट में। ऊपर हमने जो येलो कलर से दिखा रखा था क्लाइमेट वाले पार्ट में, यहाँ का कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट बता रहे थे, एक बार फिर से देख लीजिए। ये हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे ग्रासलैंड मिल रहा है। तो ये जो ग्रासलैंड है इसको एक नाम दिया गया है पुस्टाज। इसको नाम क्या दिया गया है, पुस्टाज। कहाँ ऐसा बोला जाता है, हंगरी में। ठीक है भाई, तो हंगरी में इसको पुस्टाज बोलेंगे, और यूक्रेन में इसको स्टेपी बोला जाता है। जो टेम्परेट ग्रासलैंड है यूरोप का, उसका नाम हंगरी में, और हंगरी में पुस्टाज है, याद रखना है। और इसी को यूक्रेन में क्या बोलते हैं, स्टेपी। तो दो वर्ड आपको याद रखना है, एक पुस्टाज और एक स्टेपी। ठीक, तो जो स्टेपी रीजन है इसको बोलते हैं ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड या ब्रेड बास्केट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो सेरेल्स है, जैसे गेहूं हो गया, तो ये काफी ज्यादा होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड, ब्रेड बास्केट। चलिए, इसके बाद डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क को क्या बोलते हैं, काउ रैंच, गौशाला ऑफ द वर्ल्ड। काउ रैंच का मतलब गौशाला होता है। तो यहाँ पे डेयरी का जो इंडस्ट्री है अच्छा खासा डेवलप है। और इटली जो है, इटली ग्रेप्स के प्रोडक्शन में, क्योंकि मैंने बताया आपको यहाँ का, इटली कहाँ है, मेडिटेरेनियन सी के पास है, तो वहां पे ग्रेप्स के लिए जिस तरह का क्लाइमेट चाहिए मिल जाता है, तो इसीलिए वहां पे ग्रेप्स का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, और ओलिव का भी प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। वैसे अगर देखा जाए ओवरऑल प्रोडक्शन की अगर बात करें ग्रेप की, तो नंबर 1 पे कौन है, चाइना है ना, जो हमारे पास रिसेंट डेटा था उसका ये बता रहे हैं हम। यूएस है, इटली है, स्पेन है, फ्रांस है, इंडिया का नंबर 7 पे आता है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें ऑलिव प्रोडक्शन की, तो ऑलिव प्रोडक्शन में स्पेन नंबर 1 पे है, ग्रीस उसके बाद है, इटली उसके बाद ट्यूनीसिया, और उसके बाद पोर्चुगल, ऑलिव प्रोडक्शन। ठीक, तो ये हमने अफ्रीका वाले मैप में भी इसके बारे में बताया था, ऑलिव के बारे में। फिर इसके बाद है टोटल जो प्रोडक्शन है, टोटल वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन है, उसमें से 90% ओट यहीं से प्रोड्यूस होता है, 50% बार्ले यहीं से प्रोड्यूस होता है, 25% ऑलमोस्ट व्हीट यहीं से प्रोड्यूस होता है। और इन सब के बाद भी मतलब इतना सारा प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बाद भी ये इंपोर्ट करता है। तो बाहर से इंपोर्ट करेगा, उसका प्रोसेसिंग करेगा, फिर उस दोबारा से एक्सपोर्ट कर देगा। तो बाहर से रॉ मटेरियल खुद तो बना ही रहे हैं, बाहर से भी रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, उस रॉ मटेरियल का प्रोसेसिंग करके फिर बाहर एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये है इनका तरीका। अब बात करते हैं एक नेम की, और वो है जूटलैंड। जूटलैंड क्या है, ये एक लो लाइंग पेनिनसुला है, मतलब इसकी जो हाइट है वो सी लेवल से बहुत ज्यादा नहीं है। ये है कहाँ, तो देखिए भाई, हम इस जगह की बात कर रहे हैं, क्या इसकी, ये क्या है, डेनमार्क है। अब इसी को थोड़ा सा हमने बड़ा करके इधर दिखा दिया है, ये वही चीज है। ठीक है, डेनमार्क है। तो यार डेनमार्क में काफी सारे आइलैंड हैं, जैसे देखिए ये हो गया फिन आइलैंड, देखिए एक आइलैंड है इधर फिन, फिर एक है जेलैंड, एक है लोलैंड, और एक है जूटलैंड। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे मेनली, और एक और है, मॉन है यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने भी आइलैंड हैं
ये इधर लीसो है, तो मेन 4 है जैसे। तो उनमें से ये वाला जो आइलैंड है, इस आइलैंड के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं क्या, जूटलैंड। ठीक है, तो ये इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, तो हम कहेंगे कि डेनमार्क का वेस्टर्न पार्ट हो गया। और ये सेपरेट करता है, यहाँ नॉर्थ सी है, इस सी को क्या बोलते हैं, ये वाला जो सी है ये नॉर्थ सी, ये देखिए नॉर्थ सी। ठीक है, तो नॉर्थ सी इधर है और इधर क्या है, बाल्टिक सी है ना। इसीलिए इन 3 कंट्रीज को क्या बोलते हैं, बाल्टिक स्टेट्स बोलते हैं। तो अभी तो हम इसकी बात करें, डेनमार्क की बात कर रहे हैं। डेनमार्क में भी जूटलैंड की बात कर रहे हैं। तो जूटलैंड क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से। ठीक है, नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से सेपरेट कर रहा है। तो भाई ये जो इलाका है ये बड़ा फेमस है, किसके लिए, वर्ल्ड वाइड डेयरी इंडस्ट्री के लिए फेमस है। हमने ऊपर अभी बात की ना कि डेनमार्क में अच्छा खासा डेयरी, डेनमार्क को क्या बोला जाता है, गौशाला बोला जाता है, दुनिया की गौशाला। तो क्यों बोला जाता है, इस रीजन की वजह से, जूटलैंड। ठीक है, अच्छा भाई आगे बात करते हैं। यूरोप में अच्छा खासा प्रोडक्शन शुगर बीट का भी होता है। शुगर बीट का डायग्राम वगैरह हमने दिखा रखा है अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट वाले वीडियो में। और पोटैटो भी अच्छा खासा यहाँ प्रोड्यूस होता है। अगर बात करें वर्ल्ड प्रोडक्शन की शुगर बीट के, तो देखिए रसिया इसमें नंबर 1 है। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है फ्रांस का, फिर यूएस हो गया, जर्मनी हो गया और टर्की हो गया। तो ये सीक्वेंस पता रहना चाहिए। तो पोटैटो की अगर प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें चाइना नंबर 1 है। इसके बाद इंडिया का भी नंबर आता है, हम लोग भी काफी आलू खाते हैं, है ना। उसके बाद रसिया हो गया, यूक्रेन हो गया और यूएस हो गया। ठीक, फ्लैक्स की बात करें, अगर अलसी की बात करें, तो भाई ये लगभग 3/4 जो है वो यूरोपियन सॉइल से ही प्रोड्यूस होता है। वैसे अगर प्रोडक्शन की बात करें तो कनाडा इसमें नंबर 1 है, कजाकिस्तान उसके बाद है, चाइना है, रसिया है, फिर यूएस और इंडिया, इन सबका नंबर लगता है। तो ये जो डेटा है 3/4 वाला, ये थोड़ा पुराना डेटा है, पहले काफी ज्यादा होता था, अभी नए यहाँ प्लेयर्स आ चुके हैं, कनाडा, कजाकिस्तान और ये सब। तो ये मैंने डायग्राम दिखा दिया है कि आपको आइडिया लग जाए फ्लैक्स कैसा दिखाई देता है ना। तो ये तो फूल और फल है, बाकी उसका स्टेम नहीं दिखा रखा है हमने, है ना। स्टेम भी होता है जिसका यूज किया जाता है। तो इसको और क्या बोलते हैं, इसको लिनसीड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से इसका कल्टीवेशन किस लिए किया जाता है, फूड आप देख सकते हो सामने, ये फूड, और फाइबर भी इससे मिलता है ना। तो कहाँ मिलता है, टेम्परेट क्लाइमेट में। चलिए भाई ये हुई बात। अब थोड़ा इटली की बात कर लें, तो देखिए इटली में राइस का जो सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसिंग एरिया है उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ लंबार्डी, प्लेन ऑफ लंबार्डी। तो ये जो है ये किसके लिए फेमस है, ये फेमस है, ये देखिए आप देखिए इटली है, ये है ना इटली। इटली में हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं जो रेड कलर से हमने बना रखा है, ये क्या है, लंबार्डी। तो यहाँ क्या होता है, बहुत सारा चावल। फिर इसके अलावा बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन है, जैसे कौन कौन से हैं, मिलान, जैसे ट्यूरिन हो गया, जेनोवा हो गया, वेनिस हो गया, ये सब क्या है, ये इंपॉर्टेंट सिटीज हैं और इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है। यहाँ देखिए सब देख सकते हैं इनको। वेनिस किस तरफ है, ये रहा वेनिस। ठीक है भाई, पीसा आपने सुना होगा, पीसा, रोम ये रहा, नेपल्स ये रहा, ठीक, ट्यूरिन ये रहा, मिलान और जेनोवा, ये इंपॉर्टेंट सिटीज हो गई। तो एक आप ऐसे इसको याद कर ले भाई, ये नीचे से नेपल्स, उसके बाद फिर रोम, उसके बाद पीसा, जेनोवा, ट्यूरिन, फिर उसके बाद मिलान आ जाएगा, फिर क्लॉकवाइज घूम जाना है, फिर वेनिस में आ जाएंगे। तो ये एक बार में ऐसे नहीं याद होगा, 2-3 बार जब जैसे बार बार आप रिवाइज करेंगे तो फिर आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, नेपल्स, रोम, पीसा, जेनोवा, ट्यूरिन, मिलान और वेनिस। फिर उसके बाद फ्लोरेंस भी ले ही ले, क्यों छोड़े इसको, फ्लोरेंस ले लेते हैं। ठीक, अच्छा भाई। फिर इसके बाद मिलान के लिए क्या यूज किया जाता है, इसको मैनचेस्टर बोला जाता है। कहाँ का मैनचेस्टर, इटली का मैनचेस्टर। ठीक है, ट्यूरिन को क्या बोला जाता है, डेट्रॉयट, है ना। यानी ये वैसे ही इंपॉर्टेंट सिटी है जैसे डेट्रॉयट सिटी है यूएस, वैसे ही इंपॉर्टेंट जैसे मैनचेस्टर है। तो ये जो है तो इस तरीके से। फिर इसके बाद आगे की बात करें, वेनिस जो है काफी ब्यूटीफुल सिटी है वेनिस। इसको क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक। ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ एक कंट्री के अंदर एक छोटा सा पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, वेटिकन सिटी बोलते हैं। तो इसको भी एक स्टेटस मिला हुआ है, किसका, स्टेट का स्टेटस मिला हुआ है। तो भाई ये
वेटिकन सिटी का अगर आप गूगल करके देखोगे तो एक बहुत बड़ा महल दिखाई देगा। तो लार्जेस्ट पैलेस है ये वर्ल्ड का, है ना। तो ये सीट है, मेन सेंटर है किसका, रोमन कैथोलिक चर्च का, है ना। और यहाँ जो रिवर है वो है टीबर रिवर, ठीक है। छोटी सी थी, मैप मैंने दिखी थी, टीबर रिवर, ठीक। और ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट है। मैंने कहा ना कि नेशन स्टेट का इसको दर्जा मिला हुआ है, स्टेटस मिला हुआ है। तो यहाँ जो क्रिश्चियन रिलीजियस लीडर है, पोप का ये कहना चाहिए एक तरह से घर है, ठीक है। पोप यहीं रहते हैं। जैसे व्हाइट हाउस यूएस के प्रेसिडेंट का घर हो गया, वैसे ही पोप का घर क्या है, वेटिकन सिटी, ठीक है भाई। एरिया कितना है, मात्र 121 एकड़, बहुत कम है ना, काफी कम है ये। अपना अक्षरधाम ही 100 एकड़ में बना हुआ है, तो 121 एकड़ में तो पूरा ये है ना। और पॉपुलेशन भी काफी कम है, 825। वही जो वहाँ के क्रिश्चियन जो प्रीस्ट वगैरह हैं वही लोग वहाँ पे, उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वहीं रहते हैं, है ना। फिर रोम जो है यहाँ का, ये कैपिटल सिटी है और ये बिगेस्ट सिटी भी है। और फ्री रिपब्लिक ऑफ लीबरलैंड यहाँ का एक सोवराइन स्टेट है जो कि क्रोएशिया और सर्बिया के बीच में है और डैन्यूब रिवर के तट पे है ये। तो इसने अब क्लेम किया है कि भाई अब हम जो है हम फ्री स्टेट बन रहे हैं। तो ये क्लेम इन्होंने किया था 2015 में, है ना। चेक राइट लिबरेशन पॉलिटिशियन है, क्योंकि चेक रिपब्लिक के राइट लिबरल पॉलिटिकल लीडर है। उनका नाम क्या है, विट जेडलिका। इनके लीडरशिप में ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये एक हिस्सा है लीबरलैंड, जो कि क्या क्लेम कर रहा है, कि फ्री होने का क्लेम कर रहा है। तो ये होगी बात। अब फ्रांस की बात जो है, फ्रांस की बात हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो ये देखिए जो ये लीडर हैं, इनको जो है, हालांकि अभी तक इनको रिकॉग्निशन मिला नहीं है ना। किसी भी यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर हैं उनसे किसी से भी इसको रिकॉग्निशन मिला नहीं है ना। जैसे तालिबान के लिए अभी रिकॉग्निशन काफी सारा मिलना बाकी है, इनके लिए भी काफी सारा मिलना बाकी है। तो बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।